Hello friends, this is Dr. Alok or in this video segment we will discuss about the colligative property that is already initiated in the previous video lecture. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हमारा टॉपिक है आज का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन मतलब गिरना, डिप्रेशन मतलब गिरना, एलिवेशन मतलब उठना। तो आइए सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और किसी प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने एक प्योर लिक्विड लिया और उसको फ्रीज किया, तो वो प्योर लिक्विड का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर उस लिक्विड के अंदर आपने कोई साल्ट मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, सुक्रोज मिला दिया, फ्रक्टोज मिला दिया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला जाता है। इसी को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर तो फ्रीज होगा, लेकिन कोई सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होगा, उससे नीचे ही फ्रीज होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट को लो करते हैं। जिस तरह से वो एलिवेशन पॉइंट को ऊपर करते थे, मतलब वेपर प्रेशर बनाने नहीं दे रहे थे। जब आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है प्योर लिक्विड से, उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से नीचे चला जाता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन। पहला पॉइंट यही है, फ्रीजिंग पॉइंट of any solution is always lower than the freezing point of pure liquid. ओके, किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। दूसरा पॉइंट, एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ओनली सॉल्वेंट इज फ्रीजेस। देखिए, जब भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने सॉल्यूशन से बना दिया है, तो वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट फ्रीज करने नहीं जा रहा है। फ्रीज केवल कौन करेगा? सॉल्वेंट ही करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिखना बहुत जरूरी है। एट फ्रीजिंग पॉइंट, at freezing point of solution only solvent freezes, केवल सॉल्वेंट ही फ्रीज करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, एट फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट एग्जिस्ट इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज एट इक्विलिब्रियम। सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट फ्रीज कर रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहते हैं जहां पे लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड में है, सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट और सॉल्वेंट का जो है सॉलिड स्टेट एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होता है। तो थर्ड पॉइंट ये होगा, थर्ड पॉइंट होगा एट फ्रीजिंग पॉइंट, एट फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड सॉल्वेंट एंड solvent in solid state is
एट इक्विलिब्रियम। ओके, ये इक्विलिब्रियम पर होंगे। अब आइए देखिए, यहां पर पहले हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ग्राफ यहां पे है, यहां पे मान लीजिए कि ये हमने वेपर प्रेशर ले लिया और इधर हमने ले लिया क्या, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, किसी रूम टेम्परेचर पे मान लीजिए कि यहां पे हमने रूम टेम्परेचर माना है, यहां पे हमने रूम टेम्परेचर माना, और आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, अगर यहां पे है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यहां पर समझिएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहां होगा, यहां पे होगा, कहीं नीचे। हमेशा रूम टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, ये नीचे होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का, और ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते तो ये इस तरफ मूव करता, आगे की तरफ मूव करता, वेपर प्रेशर बढ़ाता, और अगर भाई इसको आप करते तो ये भी इस तरफ बढ़ता। अब चूंकि हम लोग इसको फ्रीज करना चाह रहे हैं, तो मतलब हम लोग टेम्परेचर को घटा रहे हैं, और जब टेम्परेचर को आप घटाएंगे तो सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं कि सॉल्वेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, इसी डायरेक्शन में। आई एम सॉरी, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ये देखिए इस डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ वेपर प्रेशर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लीजिए कि ये इसका ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फ्रीज करना शुरू करता है, इनिशिएट करता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड T0F। अगर इसको हम लोग सॉल्वेंट का T0F कहते हैं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे ये सॉल्वेंट अब फ्रीज करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट द लिक्विड सॉल्वेंट एंड द सॉलिड सॉल्वेंट इज एट इक्विलिब्रियम। वही टेम्परेचर क्या हो गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर लिक्विड, जिसको हम लोग T0F से डिनोट करते हैं। अब अगर फर्दर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो ये क्या होता है, ये अचानक से गिर जाता है, ड्रॉप करेगा बिल्कुल, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे सॉलिड आता है और उसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, तो ये यहां से ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहां से इसने ड्रॉप कर दिया, शार्प ड्रॉप हो गया वेपर प्रेशर का। ठीक है, वहीं जो सॉल्यूशन था, जिसके पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट थे, जो उसको फ्रीज होने नहीं दे रहे थे, वो क्या करेगा, यहां से चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे ये क्या करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड के बराबर हो जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे इस सॉल्यूशन का भी लिक्विड फ्रीज कर गया, इस सॉल्यूशन का भी लिक्विड फ्रीज कर गया, मतलब सॉल्यूशन भी फ्रीज कर गई। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड TF। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग TF कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन when the vapor pressure of that solvent is equal to the vapor pressure of the pure solvent is called freezing point। इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, जब मैंने लिक्विड की प्रॉपर्टी बताई थी। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो ड्रॉप हुआ टेम्परेचर का, भाई टेम्परेचर इधर ज्यादा इधर कम, तो ये जो ड्रॉप हुआ टेम्परेचर का, इस पर्टिकुलर को हम लोग कहते हैं डेल्टा TF, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि इतना कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट बी, तो एट पॉइंट ए क्या होगा, तो लिखिए एट पॉइंट ए, पॉइंट ए में क्या होगा, एट पॉइंट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन द सॉलिड स्टेट। तो लिख लीजिए एट पॉइंट ए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट। ओके, ये पॉइंट ए है, ठीक है। दूसरा, एट पॉइंट बी, यहां पे लिखता हूं एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के, सॉलिड के बराबर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो गया है। दिख रहा होगा आपको, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में उसके बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पॉइंट बी है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहां पे इससे हम लोगों को क्या मिल गया कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, कौन बड़ा है, टी नॉट एफ बड़ा है टेम्परेचर में, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है, जिसमें डेल्टा टी एफ को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट क्या मिला, एक्सपेरिमेंट से ये मिला कि ये जो डेल्टा टीएफ है वो किसके बराबर है या किसके प्रोपोर्शनल है, ये कहते हैं पहले। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट दिस डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके बराबर है, मोलैलिटी ऑफ किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो यहां पे आप लिख सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज proportional to molality of solution, जिससे हमको ये मिल गया। ओके, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब आप हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के बाद हमको मिल जाता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, और ये के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इस के एफ को क्या कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। इसकी यूनिट आप लिख सकते हो, यूनिट क्या होगी केएफ की। चलिए इसके आगे मैं कराता हूं, तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना नोट करिए। देखिए हम लोग कहां तक पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए थे, हम लोगों ने बता दिया कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। इफ द मोलैलिटी इज 1, इफ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, ठीक है, देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सॉल्यूशन का मोलैलिटी 1 होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहां पे आप लिख लीजिए,
when the molality of solution is equal to 1 molal, then depression in freezing point is equal to मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। आइए यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा केएफ का, तो केएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ का मतलब ये किस में होगा, केल्विन में, और मोलैलिटी किस में होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। तो अब आप निकाल लेंगे क्या आएगा, देखिए ये केजी ऊपर चला गया तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, केल्विन केजी मोल माइनस 1, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट भी हमने उन्हें कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल लेंगे, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ ठीक है, कितना ग्राम, 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर, और KF की वैल्यू, KF फॉर वाटर दिया हुआ है 1.86 kg मोल माइनस 1, ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए की कोशिश करिए। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है सॉल्यूशन का, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, टीएफ पूछ रहा है। टी नॉट एफ आपको पता है कि वाटर है, वाटर के लिए टी नॉट एफ कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग केल्विन में लेते हैं और 273 केल्विन कह सकते हैं। क्योंकि डिफरेंस देखना है तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस इज द सेम फॉर सेंटीग्रेड एंड जो है केल्विन। तो अगर हम डेल्टा टीएफ देखें तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टीएफ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ कितना है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टीएफ आपको मिल गया 0 माइनस टीएफ इज इक्वल टू, केएफ दिया हुआ है 1.86, मोलैलिटी आपको निकालनी है, 6 ग्राम यूरिया है, तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 6 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, इसका मोलर मास निकालेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 इज इक्वल टू 60 आता है। तो 6/60 डिवाइडेड बाई 1 kg दिया हुआ है।
तो ये एक्चुअल में आ कितना जाएगा 6/60 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। अब रख दीजिए इसमें वैल्यू इसकी 0.1। तो 0 माइनस TF इज इक्वल टू 0.1 से गुणा करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा 0.186। ठीक है, तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, TF इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो TF इज इक्वल टू माइनस 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज कर दें। अगर आपसे आंसर क्वेश्चन केल्विन में पूछा हो तो आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिसॉल्व्ड in 1 kg so that it freezes at कितना ले लिया जाए, -1 ले लें, -2 ले लें, चलो -2 ले लेते हैं, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ठीक है, हो गया। KF ऑफ वाटर आपको पता है, तो यहां पे दिया रहेगा KF ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.86 kg मोल -1। नोट करिए, सवाल देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का अमाउंट पूछा है, तो आपको क्या क्या दे दिया है, -2 डिग्री दे दिया है, 0 डिग्री होता है तो जो है, तो यहां पे आपको दिया क्या है, TF दिया हुआ है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, T0F आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और सॉल्वेंट दे दिया है, मोलैलिटी में अमाउंट पूछा है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का हमको मोलर मास पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा T0F माइनस TF इज इक्वल टू 0 -2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पे देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ठीक, तो यहां पे हमने रख दिया 2 इज इक्वल टू 1.86 इंटू, निकालना है हम लोगों को मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज दिया हुआ है तो C6H12O6, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो 72 प्लस 12 प्लस 96। ठीक है, तो 2 2 4 6 4 10 0 1 8 9 18 180। ठीक है, आइए वेट पूछा हुआ है, मतलब मान लेते हैं 1/80 डिवाइडेड बाई 1 kg, यानी कि मोलैलिटी आपकी हो गई x/180, x/180। इसको यहां पुट कर देते हैं, तो x/180 पुट कर दिया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 इधर चला जाएगा, 1.86, तो x यहां से x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 1.86। ठीक है, आइए देखते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 1.86, और छोटा किया जाए इसको, ये कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 93.93। तो अगर ऊपर नीचे 200 से गुणा कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा, 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 93। 180 में 93 का भाग दीजिए, डिवाइड करिए 180 को 93 से, तो अप्रॉक्सीमेटली में अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा, और ये 200 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन में, नॉट इक्वल टू बट अप्रॉक्सीमेशन में
200 ग्राम, 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके, आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने लाइक्स करिए, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो इन द लास्ट, थैंक यू।